सो हेलो गाइस, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ओके, क्लास 12 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, और आप इसको बेसिक तरीके से करोगे या फिर आप मतलब देखो ये मतलब पहले ये अब भूल जाओ कि यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज हुआ है। मैट्रिक्स को मत यूज करके किसी और तरह से अगर इसको करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है कि नहीं। देखो बुक्स दिया हुआ है और उसका रेट दिया हुआ है और उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, ये तो हम कर सकते हैं। क्लास 9 का बच्चा भी ये कर सकता है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का यूज़ करके करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से इसको समझा रहा हूँ। ओके, तो देखो मेरे पास क्या क्या है। केमिस्ट्री बुक मेरे पास कितना है, मेरे पास केमिस्ट्री बुक कितना है, हाँ 10 डजन है कि नहीं। 10 डजन, 1 डजन कितना होता है, 1 डजन में कितना बुक्स होते हैं, 12 बुक्स होते हैं ठीक है ना। मतलब 1 डजन में 12 होते हैं। तो यहाँ पे 10 डजन यानी कि 10 × 12 है कि नहीं। देखो 1 डजन में 12 होता है, तो 10 डजन में 10 × 12 तो कितना होगा 120, यानी कि 10 डजन बुक्स, यानी कि केमिस्ट्री मेरा कितना है 120 बुक्स है। ओके, और केमिस्ट्री का जो प्राइस है एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है ₹80 ईच। ओके, एक बुक का दाम इतना है। सेम टू सेम अभी फिजिक्स बुक कितने हैं, फिजिक्स बुक 8 डजन, यानी कि 8 × 1 डजन में 12 होता है, तो 8 डजन में 8 × 12 96 बुक्स है कि नहीं। 96 बुक्स यानी फिजिक्स हमारे पास 96 बुक्स है। तो अगर एक बुक का दाम कितना देखो फिजिक्स का कितना है ₹60। ओके, एक बुक का दाम फिजिक्स का ₹60। सेम टू सेम फिजिक्स का हो गया। अभी इकोनॉमिक्स का, इको का बुक कितने डजन है, 10 डजन है। 10 डजन है तो एक डजन में कितना होता है 12 बुक होते हैं, तो 10 डजन में 10 × 12 यानी कि 120 बुक्स। और इको का बुक्स का रेट कितना है ₹40 ईच। एक बुक का दाम कितना है ₹40। अभी हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका टोटल अमाउंट निकालो। अगर एक बुक शॉप में अगर ये जितना भी बुक्स है अगर सब बेच जाए और उसका टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमें निकालने के लिए कहा है। निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालोगे, देखो केमिस्ट्री का एक बुक का दाम ₹80, तो मेरे पास टोटल कितने बुक्स है 120 है कि नहीं। तो 120 बुक्स का रुपीज़ कितना होगा, कितना रुपीज़ होगा, एक बुक का 80, तो 120 बुक्स का क्या करोगे 120 × 80 है कि नहीं। आंसर हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। फिर फिजिक्स का कितना है, देखो एक बुक का ₹60, तो 96 बुक का 96 × 60 है कि नहीं। फिर प्लस का साइन। फिर देखो इको का मेरे पास टोटल बुक्स है 120 और एक बुक का दाम है 40, तो 120 बुक्स का दाम कितना होगा 120 × 40, 120 × 40 है कि नहीं। हम ऐसे कर देंगे। देखो ये रहा मेरा टोटल अमाउंट है कि नहीं, आ जाएगा मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब ऐसे करके इसको सॉल्व कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये तो हम सिंपल है कि नहीं बेसिक तरीके से इसको हम सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैट्रिक्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ओके, तो मैट्रिक्स का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यूज मैट्रिक्स का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे मतलब क्या कौन सा चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। एक था बुक्स, एक प्राइस, बुक्स प्राइस, बुक और प्राइस है कि नहीं। बुक्स को मल्टीप्लाई किया प्राइस में, और कुछ किए क्या, और कुछ नहीं किए। यानी कि मेरा मैट्रिक्स जो होगा वो 2 मैट्रिक्स का होगा। एक मैट्रिक्स में बुक्स होंगे, बुक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मैट्रिक्स के जिसमें प्राइस होंगे ठीक है ना। यहाँ पे देखो बुक्स को मल्टीप्लाई किया उसका प्राइस के साथ, बुक्स को मल्टीप्लाई किया उसको प्राइस के साथ, बुक्स को मल्टीप्लाई किया उसका प्राइस के साथ, यानी बुक्स इंटू प्राइस उसका सेलिंग प्राइस इक्वल टू मेरा क्या आएगा टोटल अमाउंट है कि नहीं। टोटल अमाउंट मेरा आ जाएगा। तो अभी कर लेते हैं। तो देखो बुक्स का रेट है ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कलम। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि पहले वाला मैट्रिक्स का रोज है कि नहीं। तो हम देखो हम इस मैट्रिक्स पहले वाला मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, यानी कितने बुक्स है कि नहीं। तो हम पहले वाला मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, रोज के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, रोज के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बुक्स कितने हैं केमिस्ट्री का, 120 बुक्स, 120। फिर फिजिक्स का 96 बुक। फिर इको का कितना है, देखो इको का बुक 120 बुक। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें हम बुक्स को लिखे। और बुक्स को हम कैसे लिखे, रो के फॉर्म में। रो के फॉर्म में क्यों, तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 में बता चुका हूँ। रो मतलब रो के ही फॉर्म में क्यों, क्योंकि देखो हमें जो मल्टीप्लाई करना होता है वो रो इंटू कॉलम करना होता है। अगर हम इसको रो में लिखेंगे और इसको हम कॉलम में लिखेंगे तभी आंसर हमारा सही आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं इस बुक्स वाला सब को रो में लिख दिया और अभी प्राइस वाला को मैं कैसे लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा। ओके, तो देखो 120, 96, 120। फिर इसका रेट कितना है, इन सब का रेट 80, 60, 40। तो 80, 60, 40 को मैं कॉलम में लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले वाला का रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले का कॉलम के साथ। तो पहले वाला ये हमारा रो है, इस रो को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस कॉलम के साथ, ठीक है नहीं। तो 120 इंटू 80, 120 इंटू 80, फिर प्लस का साइन, फिर 96 इंटू 60, 96 इंटू 60, फिर प्लस का साइन, फिर 120 इंटू 40, 120 इंटू 40। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल अमाउंट है। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करो। हाँ, कितना होगा, 96 इतना होगा। और ये 6 6 36, 6 कैरी 3, हाँ इतना हो गया, ठीक है नहीं। 5760 हो रहा है। और ये 120 इंटू 40, 48, ठीक है नहीं, 4800 इतना हो रहा है। अभी इसको सॉल्व कर दो। 9600, 5760, 4800। तो 0 0 0 0 होगा। फिर 0 प्लस 6 प्लस 0 6 होगा। फिर 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21 से 1, फिर कैरी 2। तो 2 4 6 6 6 5 11, 11 9 20, ठीक है नहीं, यानी कि 20,160 रुपीज़ ये मेरा क्या है, टोटल अमाउंट है कि नहीं। टोटल अमाउंट किसका, सेलिंग प्राइस है कि नहीं। टोटल अमाउंट मेरा, टोटल जो सेलिंग प्राइस मेरा सभी बुक को सेलिंग करने के बाद मेरा जो टोटल अमाउंट है वो इतना है, 20,160 रुपीज़। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Assume X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 into N, 3 into K, 2 into P, N into 3, P into K respectively. तो चूज द करेक्ट आंसर। ओके, हमारे पास मैट्रिक्स है X, Y, Z, W, P और उसका ऑर्डर भी दे रखा है 2 into N, 3 into K, 2 into P, N into 3, P into K। ओके, तो हम इस मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम बना लेते हैं। ओके, हम इधर देखो बना लेते हैं सबसे पहले आराम से। इसको देखो जैसे जैसे कहा है हम वैसे वैसे कर रहे थे, हम कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन सब का ऑर्डर भी दिया हुआ है कि नहीं। तो मेरा एक मैट्रिक्स है एक्स, ये एक मेरा मैट्रिक्स है एक्स और एक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, देखो 2 into N। ओके, उसी तरह से मेरा एक मैट्रिक्स है वाई और वाई का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 into K, 3 into K दिया हुआ है। एक्स वाई, फिर जेड, मेरा एक मैट्रिक्स जेड है और उसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into P। फिर डब्ल्यू एक मेरा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, डब्ल्यू का n into 3, ठीक है नहीं, n into 3। और आखिर में क्या है, P, मेरा मैट्रिक्स है P और इस P का जो ऑर्डर है वो है P into K। ओके, तो अभी देखो हम सबका मैट्रिक्स बना चुके हैं। अभी क्वेश्चन पे आते हैं 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन N, K एंड P सो दैट P Y प्लस W Y विल बी डिफाइंड आर। तो हम सबसे पहले इसका ही वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से हमें N, K और P का रेस्ट्रिक्शन निकालना है। बहुत आसान है। ओके, बिल्कुल सिंपल है।
तो अभी हम पहले 21 का यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। तो देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है कि नहीं, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी क्या है, देखो पी ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वाई के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी वाई। तो पी क्या है, देखो पी क्या है, देखो पी इंटू के है कि नहीं, ये पी इंटू के को हम मल्टीप्लाई करें वाई के साथ, और वाई क्या है, देखो 3 इंटू के का ऑर्डर है इसका। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे किसके साथ, डब्ल्यू वाई के साथ। डब्ल्यू क्या है, देखो डब्ल्यू क्या है n इंटू 3, और वाई क्या है, देखो वाई क्या है, वाई 3 इंटू के का है कि नहीं। तो देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ओके, पी को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ, फिर प्लस करेंगे डब्ल्यू वाई के साथ, ओके, इतना समझ में आ रहा है। अभी सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, ओके। तो देखो ये रहा मेरा एक मैट्रिक्स, और ये एक मेरा मैट्रिक्स है, ओके। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों मैट्रिक्स को, सेम टू सेम यहाँ पे भी इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो देखो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, देखो इसमें कुछ है ही नहीं, ओके, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ आपको बेसिक समझना पड़ेगा, इसमें सिर्फ बेसिक ही है और कुछ है ही नहीं। देखो अगर आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख चुके हैं ना, मैट्रिक्स का बेसिक वाला फुल बेसिक वाला वीडियो देख चुके हो ना, ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ बेसिक है, ओके। तो अगर उस वीडियो देख चुके हो ना, खुद कर सकते हो। तो देखो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन पर यहाँ पे दे दूँगा, ओके, उसमें क्लिक करके देख लेना, आप खुद कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। अभी समझते हैं, देखो ये एक मेरा मैट्रिक्स रहा, इसको हम मल्टीप्लाई करूँगा इस मैट्रिक्स के साथ, तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले तो ये समझो कि देखो इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस मैट्रिक्स के साथ, तो मेरा दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब मेरा पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाला मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होंगे, ओके। पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाला मैट्रिक्स का रो जब इक्वल होंगे तभी जाके इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये मैं ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब ऐसे समझो, मान लो मेरा मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो इसी वाला मैट्रिक्स का जो देखो इसी वाला मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 3 है, तो इसका मतलब सेकंड वाला मैट्रिक्स में मेरा रो मेरा 3 होना चाहिए, रो मेरा 3 होना चाहिए, और ये कुछ भी हो सकता है, तभी जाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओके। पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाला मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी जाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओके। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि k इक्वल टू 3, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि k इक्वल टू 3, ठीक है ना, यानी कि ये k जो है ये 3 के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये k इक्वल टू 3 आ रहा है, हो गया। अभी देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, ओके, यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर कितना होगा, देखो जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, कि पहले वाला मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम, इस पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये जो फाइनल वाला मेरा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर वाला मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स कितना होगा कि पहले वाला मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर होगा, ओके। पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम इसका ऑर्डर होगा, तो यानी कि p इंटू के इसका ऑर्डर होगा, ओके। तो इसको हम क्लोज करेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो देखो अभी इन दोनों का देखो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मेरा जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा, इस आंसर वाला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कितना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है नहीं, पहले वाला मैट्रिक्स का रोज इंटू दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, इस फाइनल वाला आंसर का ऑर्डर होगा, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का रो कितना है n इंटू दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है k, तो ये आंसर वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, n इंटू के ही होगा, ओके। पहले वाला का रो दूसरे वाले का कॉलम, इसका ऑर्डर होगा आंसर वाला का। तो देखो यहाँ से ये हमारा इसको सॉल्व किया इतना आ रहा है, इसको सॉल्व किया इतना आ रहा है। अभी देखो जब हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, देखो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, तो हम उन मैट्रिक्स को ही प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है,
मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके हम उसको ऐड कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 3 होना चाहिए तभी जाके इसको हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। ओके, मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 × 5 है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 4 × 5 होना चाहिए तभी जाके हम इसको प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। ओके, तो इस देखो तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 × 3 होगा तो ये भी 2 × 3 होगा, यानी कि अगर इसका रो और इसका रो इक्वल, इसका कॉलम और इसका कॉलम इक्वल होंगे, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसका रो कितना है p और इसका रो क्या कितना है n, यानी कि p = n होना चाहिए और k = k तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। ओके, इसका कॉलम इक्वल होगा और इसका रो भी इक्वल होना चाहिए, रो इक्वल होगा, कॉलम इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉलम में यानी के यहाँ पे पहले से इक्वल दिया हुआ है n, ठीक है नहीं, p = n ये एक रहा। ओके, तो अभी देखो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p y + w y विल बी डिपेंड आर। देखो k = 3 आ चुका है, k = 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और p = n भी आ चुका है कि नहीं। तो p = n और k = 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ओके, अभी हम क्वेश्चन 22 पे आते हैं। n = p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। अभी 7x - 5z, x क्या है देखो ये है कि नहीं, इधर हम कर लेते हैं। तो x मेरा क्या है, ये है 7x - 5z का है 5z, और j मेरा ये है। तो x को हम 7, अगर x को हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7x आ जाएगा। तो हम इस 7x में हम, तो इस x में हम 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7x आ जाएगा। फिर उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × n ही होगा, ठीक है नहीं। देखो एक मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो ऑर्डर होता है वो सेम ही रहता है। आप ऐसे समझो कि मान लो मेरे एक मैट्रिक्स है ए और उसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2 का ऑर्डर है। ओके, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। अगर इस ए में इस ए वाला मैट्रिक्स में मैं कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 100 200 कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, उसका जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो 2 × 2 ही होगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2a हो जाए, या फिर 3 मल्टीप्लाई करके 3a, या फिर 100 मल्टीप्लाई करके 100a हो जाए, तब भी उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 ही होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो 7x हो रहा है कि नहीं, इस x में 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ऑर्डर तो 2 × n ही होगा, ठीक है नहीं। इसका ऑर्डर 2 × n है तो 2 × n ही होगा। उसी तरह से जो z वाला में जब हम z को 5z बनाते हैं तो इस z में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5z हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ठीक है नहीं, ऑर्डर सेम ही रहेगा, ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि मान लो a = मेरा 1 1 1 1, ओके, a = 1 1 1 1, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है नहीं। तो इस a में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 3a हो जाएगा। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 3 3 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या चेंज हो रहा है क्या, नहीं, 2 × 2 ही है, ठीक है नहीं, ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो इसीलिए देखो x में 7 को मल्टीप्लाई किया तब भी ऑर्डर सेम टू सेम ही रहेगा। जब z में 5 को मल्टीप्लाई करके 5z बना दे रहा हूँ तभी ऑर्डर जो है वो पूरा सेम ही रहेंगे। तो 7x से माइनस करेंगे, 7x इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 × n ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। माइनस करेंगे 5z को, 5z और इसका ऑर्डर कितना है, 5z का ऑर्डर 2 × p है कि नहीं, 2 × p, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ओके, 2 × p ही होगा। तो अभी देखो अभी मैं जस्ट यहाँ पे मैं बताया कि हम दोनों मैट्रिक्स को तभी प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होना, ठीक है ना। जब उसका ऑर्डर सेम होगा तभी जाके उसको हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 3 होना चाहिए तभी जाके हम इसको प्लस कर सकते हैं या फिर हम माइनस कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 7x से माइनस कर रहे हैं 5z, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं, सेम है, तभी जाकर हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो पहले वाले मैट्रिक्स को हम माइनस कर रहे हैं इसी वाले मैट्रिक्स से, तो हम दोनों मैट्रिक्स को तभी माइनस या प्लस कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है नहीं। अभी यहाँ पे बताया, ठीक है नहीं। इसका मतलब इसी का ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम टू सेम, इसका मतलब इसका जो रो है
इक्वल होगा इसका रो के साथ, और इक्वल इसका जो कॉलम है ये इक्वल होगा इसका साथ, यानी कि 2 और 2 तो इक्वल है, पहले से दिया हुआ है, और n इक्वल टू पी, तो यहाँ से n इक्वल टू पी, ओके 2 इक्वल टू या फिर n इक्वल टू पी, n इक्वल टू पी, इसका मतलब देखो अगर ये 2 इंटू एन है और 2 इंटू पी, ओके, यानी कि 2 इंटू एन ये है, इसका मतलब ये जो मेरा है कि नहीं, इसका जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को मैं 2 इंटू एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं, 2 इंटू एन भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब, और इसी वाला ऑर्डर को मैं 2 इंटू एन को मैं 2 इंटू पी भी लिख सकता हूँ। तो अभी देखो यानी कि यहाँ से 2 इक्वल टू एन इक्वल टू पी, 2 इक्वल टू एन इक्वल टू पी, ओके, इसका मतलब 2 इंटू एन या फिर 2 इंटू पी होगा इसका ऑर्डर, ठीक है नहीं। इस मैट्रिक्स का देखो यहाँ पे हम ऑर्डर पूछा है, तो इस मैट्रिक्स का 7x माइनस 5z, 7x से माइनस करेंगे 5z, तो आंसर वाला जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर सेम ही होगा, है कि नहीं। देखो इस मैट्रिक्स से हम जब माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो इसका ऑर्डर जो होगा ये मतलब सेम ही रहेगा, है कि नहीं। देखो ऐसे समझो कि मान लो ये एक मेरा मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 का है, और ये एक मेरा मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 3 का है। जब इसको हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो ये फाइनल वाला आंसर का जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 इंटू 3 का ही ऑर्डर होगा, कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, इसी का ही ऑर्डर होगा। इसका मतलब अगर ये 2 इंटू एन का है तो ये भी 2 इंटू एन का होगा, अगर ये 2 इंटू पी का है तो ये भी 2 इंटू पी का ही होगा। तो अभी देखो 2 इंटू एन या फिर 2 इंटू पी, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो यहाँ पे है ऑप्शन डी, है कि नहीं, 2 इंटू एन, ओके, 2 इंटू एन दिया हुआ है, और 2 इंटू एन या फिर 2 इंटू पी भी हो सकता है। अगर यहाँ पे और एक ऑप्शन दे देता कि 2 इंटू पी है तो ये भी ऑप्शन सही होता है, ओके, 2 इंटू पी और 2 इंटू एन सही है।